इस वीडियो में हम डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। यस, तो पूरी डाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे हम। तो जो डाइजेशन प्रोसेस है इट इज़ अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। मैकेनिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फूड का जो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू द स्मॉलर पीसेस। और केमिकल क्यों बोलते हैं? जो फूड के कंपोनेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि सेल उनको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। तो ये इसीलिए इसको मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस बोला जाता है। डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी के दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड यानी कि फूड का टूटना, देन फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। देन वो टूटा हुआ फूड है वो अब आगे की तरफ पास ऑन होगा, बक्कल कैविटी ही उसको आगे पास करेगी। तो इन फंक्शंस में कौन हेल्प करता है? हमारी बक्कल कैविटी के अंदर टीथ एंड टंग प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ सलाइवा भी प्रेजेंट होता है। तो टीथ क्या करता है? फूड को तोड़ देगा, देन टंग उस टूटे हुए फूड को सलाइवा के साथ मिक्स अप कर देगी और फिर ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट जो म्यूकस है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये देखिए सलाइवा के अंदर हमें पता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम। ये क्या करता है सलाइवरी अमाइलेज? सलाइवरी अमाइलेज हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको माल्टोज यानी कि डाइसैकेराइड के अंदर तोड़ देगा। याद रखना है आपको ये पॉइंट। बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। पार्शियल डाइजेशन बोलेंगे, ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। मीन्स फूड का जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पार्ट है सिर्फ उसकी डाइजेशन स्टार्ट हुई है हमारे बक्कल कैविटी के अंदर और एक ऑप्टिमम पीएच पे 6.8। और ये जो डाइजेशन बक्कल कैविटी में हुआ है ये अभी पार्शियल डाइजेशन है। अब जो ये माल्टोज बन गया, अब जो फूड टूटा है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर अब ये पास ऑन होगा आगे। अब जो फूड बक्कल कैविटी के अंदर टूट गया है अब वो म्यूकस के साथ मिल जाएगा और इस फूड को बोलेंगे बोलस। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट म्यूकस इस फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करेगा। अब जो फूड बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है पार्शियल डाइजेशन के बाद उसको बोलते हैं बोलस। अब ये बोलस जो है आगे पास ऑन होगा फेरिंग्स में और फेरिंग्स से ये आगे पास होगा ईसोफेगस के अंदर बाय द प्रोसेस स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन। ईसोफेगस में जब ये बोलस आ जाएगा देन ईसोफेगस की वॉल जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो लगातार मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो करती है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जैसे ये हमारा ईसोफेगस है और ये फूड है, इसकी वॉल बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। जैसे ही ये फूड अंदर आएगा तो इसकी जो वॉल है ये इस तरह से हो जाएगी। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब जैसे ये फूड नीचे स्टमक में पास ऑन होगा तो ये वॉल फिर से ऐसे अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब ईसोफेगस से कहाँ जाएगा फूड? स्टमक के अंदर जाएगा। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर, जो कंट्रोल करता है इस पैसेज ऑफ फूड को। जो ईसोफेगस से स्टमक के अंदर फूड आएगा तो वहाँ पर एक स्पिंस्टर होता है, एक ओपनिंग पॉइंट होता है, स्पिंस्टर बोलते हैं इसको, जो ईसोफेगस से स्टमक में फूड की मूवमेंट कराएगा। तो अब फूड कहाँ आ गया है? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर मैंने बताया था आपको म्यूकोसा लेयर होती है जो जिसके अंदर क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की तीनों सेल्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, इनका रोल अब स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टमक के अंदर जो फूड आ गया है, जो बोलस ईसोफेगस से आकर के स्टमक के अंदर आ गया है, अब वो 4 से 5 घंटे, याद रखना है 4 से 5 घंटे हमारे स्टमक में रहेगा। तो अब जो फूड स्टमक के अंदर आ गया है ये फूड स्टमक के अंदर प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस जो कि एसिडिक होता है नेचर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जब ये फूड इन गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ स्टमक मूवमेंट, जो स्टमक की मस्कुलर वॉल होती है वो मूव करती है जिस वजह से जूस और फूड दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। अब जो फूड बनेगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए उसको बोलते हैं काइम। अब जो ये फूड स्टमक के अंदर प्रेजेंट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले थोड़ा सा और टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। मैंने बताया था कल आपको कि प्रो एंजाइम जो होता है, प्रो वर्ड हम यूज़ करते हैं इनएक्टिव एंजाइम के लिए। तो यहाँ पर पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने के लिए गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही प्रेजेंट HCl होता है। जो HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव एंजाइम होता है HCl की प्रेजेंस में एक्टिव एंजाइम पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक का मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इट मीन्स जो स्टमक के अंदर जो फूड है उसका जो प्रोटीन पार्ट है उसका कुछ डाइजेशन अब स्टमक के अंदर होगा विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू द प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उनको सिंपल प्रोटीन में तोड़ देगा, जिसको बोलते हैं प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। तो यहाँ ध्यान रखना है, जो एक्टिव पेप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ेगा प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में, सिंपल प्रोटीन में। देन इसके बाद और गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट जो म्यूकस होता है, देखो HCl का रोल हमने कर लिया, पेप्सिन एंजाइम हमें पता चल गया। और इसके अलावा HCl का एक काम और होता है, HCl जो फूड के साथ आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल भी करता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट म्यूकस है और कुछ बाइकार्बोनेट्स आयंस भी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लुब्रिकेशन में। जैसे जहाँ पर भी म्यूकस आएगा, जैसे हमने सलाइवा में भी पढ़ा था, सलाइवा के अंदर जो म्यूकस होता है वो फूड को लुब्रिकेट में हेल्प करता है, जिससे स्वेलोइंग ईजी हो जाती है। इसी तरीके से जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट म्यूकस है या बाइकार्बोनेट्स आयंस हैं वो लुब्रिकेशन में हेल्प करेंगे। और सेकेंड थिंग, वो स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा कई बार HCl प्रोड्यूस हो जाता है। इस HCl से स्टमक की वॉल को बचाने के लिए म्यूकस का बहुत ही बड़ा रोल है। तो म्यूकस क्या करता है, स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड द एसिडिक pH। अब ये pH यहाँ पर ध्यान देने वाला है, 1.8 pH है। बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन के लिए 6.8 pH चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट है ड्यू टू HCl, तो इसका pH थोड़ा कम होगा, 1.8। तो 1.8 pH ऑप्टिमम होता है पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम सिर्फ इसी pH पर ही फूड को, प्रोटीन को तोड़ पाएगा। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जो उनके अंदर उनके गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ये भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये रेनिन RENN है, यहाँ पर एक RENIN होता है जो किडनी में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर RENNIN है। ये भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ अमाउंट में लाइपेज भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइपेज भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के साथ कुछ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। ये हो गया हमारा स्टमक के बारे में। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, जो बक्कल कैविटी के अंदर पार्शियल डाइजेशन से जो फूड बना था, प्लस उसके अंदर जो म्यूकस की वजह से जो लुब्रिकेट हुआ था फूड, उस फूड को बोलते हैं बोलस। अब ये बोलस ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, स्टमक के अंदर। बोलस जो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर बना है, अब ये कहाँ मूव हो जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर जाकर के जब ये गैस्ट्रिक जूस, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो जाएगा तो ये बना देगा काइम। और स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के अंदर इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है, पहले इसको एक्टिव करना होता है। ये एक्टिव होगा विद द हेल्प ऑफ HCl। अभी एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, जो फूड के प्रोटीन कंपोनेंट है उसको तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, ये भी अभी पार्शियल डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे बक्कल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हुआ था, ऐसे ही स्टमक के अंदर प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ है। इसके अलावा म्यूकस बाइकार्बोनेट्स भी अपना वही सेम रोल प्ले करेंगे, लुब्रिकेशन जैसे वो बक्कल कैविटी के अंदर कर रहे थे, ताकि ईजिली स्वेलोइंग हो जाए फूड की इनटू दी अनदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर अब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली पास ऑन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रेनिन के बारे में बताया था, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स में जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लाइपेज एंजाइम भी कुछ अमाउंट में सिक्रीट करती है। अब फूड स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी मूवमेंट होती है। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मस्कुलरिस लेयर होती है, मस्कुलरिस लेयर की वजह से मूवमेंट जनरेट होती है। ये मूवमेंट फूड को इंटेस्टिनल जूस के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है मस्कुलरिस लेयर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलरिस लेयर है, इसकी मूवमेंट से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से आया है वो मिक्सअप हो जाएगा इंटेस्टिनल जूस के साथ, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं।
और फैसिलिटेट करेगा डाइजेशन, और डाइजेशन को थोड़ा और बढ़ाएगा। कुछ डाइजेशन बक्कल कैविटी में हुआ था, कुछ स्टमक में, और अब आगे बाकी का बचा हुआ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप रिकॉल करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर से बाइल जूस आ रहा था, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा था, और इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनल जूस तो होता ही है। तो ये तीनों चीज़ें, और प्लस में फूड आ रहा है कहाँ से? स्टमक से। 4 चीज़ें, ये चारों चीज़ें अब कहाँ इकट्ठी हो गई हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये देखो, ऊपर लीवर से, ये गोल ब्लैडर से, ये कॉमन बाइल डक्ट से बाइल जूस आ रहा है। कहाँ जा रहा है? ये ड्यूोडेनम में। पेनक्रियाज से, पेनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज हो रहा है पेनक्रियाटिक जूस, ये भी ड्यूोडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। देन जो स्टमक होता है यहाँ पर हमारा जे शेप स्टमक होता है, स्टमक से भी फूड, अब यहाँ से फूड भी कहाँ जाएगा? ड्यूोडेनम में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टिनल जूस है उसके अंदर भी वेरियस एंजाइम्स होते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस, फूड, प्लस में इंटेस्टिनल जूस, ये सारी चीज़ें कहाँ आकर के मिल गई हैं? ड्यूोडेनम पार्ट के अंदर। अब जो ड्यूोडेनम के अंदर पेनक्रियाटिक जूस आया है उसके अंदर प्रेजेंट होता है इनएक्टिव एंजाइम्स। ठीक है, याद रखना है, पेनक्रियाज के अंदर ये एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। अब ड्यूोडेनम के अंदर आकर के ये इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेट होंगे। ओके, तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पहले से ही इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, याद रखने वाली चीज़ें हैं ये, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस, ये सारे एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब ये एक्टिव होंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब फूड को तोड़ने का काम स्टार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव होंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये पेनक्रियाज में एक्टिव नहीं होते, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम रीजन के अंदर आकर के एक्टिव होंगे। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होगा, ये सबसे पहला एंजाइम। किसकी हेल्प से? एक एंजाइम होता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेरोकाइनेज, ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा द्वारा सिक्रीट किया होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो 4th लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर, वो सिक्रीट करती है इस एंजाइम को। ये एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ट्रिप्सिन के अंदर। अब सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन की एक्टिवेशन का क्या रीज़न है यहाँ पर? सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होगा और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, तो ये ट्रिप्सिन अब बाकी के एंजाइम्स को अपने आप एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स इन द पेनक्रियाटिक जूस। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने की जरूरत, तो ट्रिप्सिनोजन अगर एक्टिवेट होता है तो बाकी के एंजाइम अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। देन सेकेंड चीज़ हमारे पास बाइल, जो लीवर से आ रहा था। तो बाइल जब ड्यूोडेनम के अंदर आता है, इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और एक मेन चीज़, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना है। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बाइल जूस क्या काम करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को तोड़ने में ये हेल्प करेगा। फैट को ये स्मॉल मिसल्स में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। फिर इसके बाद बाइल के अंदर एंजाइम्स तो नहीं होते, लेकिन बाइल लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अब देखा हमने बाइल और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट जो भी कंपोनेंट्स थे वो कैसे इनएक्टिव से एक्टिव हुए, और बाइल के वेरियस पिगमेंट्स और कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात आती है इंटेस्टिनल जूस की। थर्ड चीज़ जो थी इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम, ये हमने पढ़ा था। इंटेस्टाइन के अंदर जो 4th लेयर होती है म्यूकोसा, उसके अंदर प्रेजेंट होती है गॉबलेट सेल्स जो सिक्रीट करती है म्यूकस। ठीक है, ये हमने पीछे लेयर्स पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि म्यूकस लेयर जो होती है उसके अंदर गॉबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है। अब ये म्यूकस जब ब्रश वाटर सेल्स ऑफ म्यूकोसा के सिक्रीशन के साथ एडअप होगा तो ये बना देगा इंटेस्टिनल जूस, या सक्कस एंटेरिकस भी बोला जाता है इसको। गोबलेट सेल द्वारा प्रोड्यूस म्यूकस, प्लस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रश वाटर सेल्स होती है वो भी कुछ अपना सिक्रीट करती हैं। इन दोनों का सिक्रीशन मिलकर के बनाता है इंटेस्टिनल जूस, या फिर बोल दो सक्कस एंटेरिकस। इस जूस के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। कैसे एंजाइम्स होंगे? डाइसैकेराइडेजेस। अब डाइसैकेराइडेजेस ही क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि आपको पता ही है हमारे बक्कल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट टूटा था पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में, माल्टोज में टूटा था, तो यहाँ पर माल्टेज एंजाइम, और लैक्टोज में टूटेगा
तो लैक्टेज एंजाइम, इस तरह से डाइसैकेराइड्स शुगर बन जाते हैं। अब वो टूटेंगी मोनोसैकेराइड्स शुगर के अंदर। तो डाइसैकेराइडेज एंजाइम होते हैं जो डाइसैकेराइड शुगर को तोड़ेंगे मोनोसैकेराइड में, क्योंकि अभी लास्ट एक तरह से हम समझे स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट है जहाँ पर डाइजेशन होगा और कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, तो जो भी बची हुई चीज़ें हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के टूटेंगी। सेकेंड यहाँ पर है डाइपेप्टिडेज। डाइपेप्टिडेज क्यों है? क्योंकि हमने देखा था स्टमक के अंदर जो प्रोटीन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? डाइपेप्टाइड्स में। तो डाइपेप्टाइड्स को फर्दर तोड़ने के लिए डाइपेप्टिडेज एंजाइम होंगे। लाइपेज होंगे जो लिपिड्स को तोड़ेंगे। लिपिड का डाइजेशन कहीं भी नहीं हुआ था, ना बक्कल कैविटी में ना स्टमक में। कहाँ होगा उसका डाइजेशन? स्टार्ट भी यहीं होगा और ख़त्म भी यहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन न्यूक्लियोसाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स का कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोसाइड्स। शुगर नाइट्रोजिनस बेस मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, तो उनका ब्रेक डाउन होगा न्यूक्लियोसाइडेजेस की हेल्प से। साइडेज हेल्प करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब इंटेस्टिनल वॉल को प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के अलावा म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। ये क्या करते हैं? इनका काम भी है, ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा को एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं और इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका पीएच होता है 7.8, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के लिए एंजाइम को डाइजेस्ट करने के लिए 7.8 ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है। ध्यान रखना हमारे इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम होता है। पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस आया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस थे वो क्या करते हैं? इंटेस्टाइन के एसिडिक एनवायरनमेंट को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? क्योंकि स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक फूड है, ओके। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से बचाने के लिए ये म्यूकस बाइकार्बोनेट आयन एसिडिक एनवायरनमेंट को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पर अब जो मीडियम आ जाएगा 7.8 पीएच का, ये एंजाइम एक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सब म्यूकोसल ग्लैंड यानी कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, सब म्यूकोसल ग्लैंड यानी कि जो सब म्यूकोसा लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, ब्रूनल ग्लैंड्स, वो भी अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा यहाँ पर, अब जो भी डाइजेशन हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनको रिएक्शन की फॉर्म में देखें यहाँ पर। तो हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन टूट गया था पेप्टोन्स प्रोटियोज में, ठीक है। तो अब ये प्रोटियोन पेप्टोन्स कहाँ एंटर करेंगे? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज हमने पढ़े थे ना, ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट ये ट्रिप्सिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस ट्रिप्सिन एंजाइम ने इनको एक्टिवेट कर दिया है। अभी क्या करेंगे? स्टमक से जो फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब वो टूट जाएगा डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारी चीज़ें डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गई। अब जो स्टार्च था वो भी पेनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से टूट जाएगा डाइसैकेराइड्स में। कुछ स्टार्च टूट गया था हमारी बक्कल कैविटी में और कुछ अब टूटेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेनक्रियाटिक अमाइलेज, नॉट सलाइवरी अमाइलेज, इट इज द पेनक्रियाटिक अमाइलेज। और जो फैट है ये लाइपेज एंजाइम की हेल्प से डाइग्लिसराइड में टूटेगा पहले, देन मोनोग्लिसराइड में टूटेगा। ये सारी रिएक्शन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और देन स्टमक से आने वाले फूड में और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहले न्यूक्लियोटाइड में टूटेंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड्स में टूटेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? जैसे डीएनए, आरएनए, ये हमारे न्यूक्लियोक एसिड होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड किस में टूटेंगे? डीएनए बना हुआ होता है नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। पहले ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स हो जाएंगे इसमें, और फिर उसके बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स में। इट मीन्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइसैकेराइड्स बन चुके हैं, मोनोग्लिसराइड्स बन चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड्स बन चुके हैं। अब इनके ऊपर एक्शन कौन करेगा? इनके ऊपर एक्शन करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स। तो एंजाइम्स इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शंस। जो भी एंड प्रोडक्ट है, न्यूक्लियोसाइड्स है, डाइपेप्टाइड्स है, डाइसैकेराइड्स है, वो टूटेंगे अब, ताकि सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सके। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं डाइपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, ये सारे डाइसैकेराइडेज हैं जो डाइसैकेराइड शुगर को तोड़ेंगे। न्यूक्लियोसाइडेज, तो सबसे पहले डाइपेप्टाइड्स जो टूटा था फूड वो कन्वर्ट होगा डाइपेप्टाइडेज से और सिंपलर फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है यहाँ पर अमीनो एसिड में।
माल्टोज जो डाइसैकेराइड है वो टूटेंगे मोनोसैकेराइड्स में, लैक्टोज इसी तरह से ग्लूकोज ग्लैक्टोज में, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाएंगे इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में। ये सारे डाइसैकेराइडेज एंजाइम्स हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स बने थे लास्ट में वो न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होंगे। न्यूक्लियोसाइड्स फिर फर्दर टूट जाएंगे शुगर एंड बेस, क्योंकि शुगर एंड बेस दोनों मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और न्यूक्लियोसाइड्स में ये शुगर बेस के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है तो वो बना देता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड्स पहले टूटेंगे न्यूक्लियोसाइड्स में, शुगर प्लस बेस है इसके अंदर। अब ये दोबारा टूटेंगे तो शुगर और बेस अलग हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। अभी डाई मोनोग्लिसराइड्स भी थे फैट। अब देखो फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेज। अभी डाई और मोनोग्लिसराइड्स कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। तो अभी हमने जितने भी डाइजेशन देखा है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट था बचा हुआ, चाहे वो फैट्स थे, प्रोटीन्स थे, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड्स थे। ये जो भी डाइजेशन है वो सारा का सारा कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, मैक्रोमोलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन के अंदर जाकर के टूट गए, ब्रेक डाउन हो गए। तो अब ये सिंपल सब्सटेंस में टूट गए, जैसे शुगर बेस, फैटी एसिड, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है जो इजीली एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में, जेजिनम एंड इलियम। ध्यान रखना है ड्यूडेनम रीजन के अंदर तो कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, जेजिनम एंड इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। जो भी चीज़ें अभी बन चुकी हैं ये एब्जॉर्ब होंगी जेजिनम एंड इलियम रीजन के अंदर। अब जो भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब पार्ट रह जाएगा वो आगे पास ऑन हो जाएगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड फिर भी अब कोई भी चीज़ रह जाती है अनडाइजेस्टेड तो वो एनस के थ्रू बाहर रिलीज आउट हो जाती है। तो ये आज हमारा सारा प्रोसेस था डाइजेशन का, कि कौन सा पार्ट किस फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर रहा है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम उस डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ही बड़ा रोल है, ध्यान रखना है इसमें आपने। डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ड्यूडेनम रीजन में जाकर के होता है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बट उसके अदर पार्ट्स में जेजिनम एंड इलियम, यहाँ पर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एब्जॉर्प्शन कराते हैं। ओके, फिर भी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस के थ्रू बाहर आ जाता है।